बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को जुडिशल काम से रोकने का जो ऑर्डर जारी किया था, जो हुक्मनामा जारी किया था, उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। जैसे तारिक महमूद जंगीरी जो कि इस जुडिशल ऑर्डर के बराह रास्त मुतासरा अफरीक थे, उनकी जानिब से अपील दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। लेकिन उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दीगर 4 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा हैं और जस्टिस सरदार इजाद इसाक हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। और उनकी तरफ से भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ना सिर्फ जस्टिस जंगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोकने का ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो इंतज़ामी साइड पे कमेटियाँ बनाई गई, जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब के रोस्टर बनाने का, बेंचेस बनाने का जो अख्तियार है उसको चैलेंज किया गया। और इसी पटिशन में जो 5 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से एक तरीके से जो जस्टिस मुनीब अख्तर का फ़ैसला था मास्टर ऑफ रोस्टर का, उसके ख़िलाफ़ भी अदालत से डिक्लेरेशन जारी करने की इस्तदा की गई है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का जो फ़ैसला है उसके मुताबिक उसी असूल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसका इतलाक़ होना चाहिए। तो ये 5 जजेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुँचे, इनकी आमद कैसे हुई, पटिशन इन्होंने कैसे दायर की, फिर रवाना कैसे हुए, और कुछ यूट्यूबर्स भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पहुँचे हुए थे, वो कैसे पहुँचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इस सारे मामले पे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जांज़ेब अब्बासी साहब, उनको वेलकम करते हैं। जांज़ेब अब्बासी साहब, आपको वेलकम करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो प्रेयर्स पढ़ लेते हैं जो 5 पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है कि डिक्लेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैन नॉट टू डिप्लॉय टू अंडरमाइन द ट्रम्प ऑफ जुडिशल पावर ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी आप जो जुडिशल पावर हैं जजेस की, उसके खिलाफ जो है वो ऑर्डर नहीं जारी कर सकते, चाहे चीफ जस्टिस हों, इंतज़ामी साइड पे बैठ के ऐसा कोई ऑर्डर नहीं जारी कर सकते। और दूसरी जो प्रेयर की गई है, डिक्लेयर द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट is not authorized to constitute benches or transfer cases once a bench of the high court is seized of the matter। लेकिन सबसे अहम जो प्रेयर है वो नीचे जाके आती है। मैं इमरान यहाँ पे आपको रोकना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक करके हम इस पे नज़र एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये बात कहना कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोका जाए कि एक दफ़ा केस फिक्स हो गया तो उसको नहीं ले सकते। अब मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। ठीक है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने की तारीख के मामले के ऊपर 100 मोटो ले लिया था। जी बिल्कुल। तो जजेस में एक लड़ाई पड़ गई थी और वो इख्तलाफात ये थे कि जब एक मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त नहीं टेकअप कर सकते। अब चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। ठीक है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब ने एक ऑर्डर दिया और ये कहा कि क्या जजेस के सामने केसेस इस तरह से तब्दील हो सकते हैं, एक बेंच से दूसरे बेंचेस, मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या है, तो ये बड़े बेंच में मामला जाना चाहिए। तो वो मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ये केस ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये सारे सवालात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लार्जर बेंच में। जी। तो जिसकी सरबराही कर रहे हैं मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे शायद, या मैं भूल रहा हूँ। 4 रुकनी बेंच बना था। 4 रुकनी बेंच बना। मैं कह अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब उस बेंच के सरबराह हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जो मुकदमा पेंडिंग है उस पर कोई फैसला होने से पहले आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जो आपकी अपनी प्रेयर है कि जब मामला एक सिंगल बेंच में, उसमें ये प्रेयर लिखी है कि सिंगल बेंच अगर कोई हुक्म इम्तना जारी कर देता है तो उसका जो अबूरी हुक्मनामा होता है, डिवीजन बेंच के पास अख्तियार नहीं होता कि वो उस ऑर्डर को सस्पेंड कर सके। तो ये तो आप अपनी प्रेयर के खिलाफ भी जा रहे हैं कि अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा है, अगर वो पेंडिंग पड़े केस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है उस फैसले को सस्पेंड नहीं कर सकता, तो जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, सुना जाना है, जिस पे एडजुडिकेटिंग होनी है, तो आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो पहली प्रेयर तो मेरे ख्याल में हो गई माजरत। अच्छा। दूसरा, ये जो रूल्स वाली बात ये कर रहे हैं, बेसिकली रूल्स से मुतल्लिका है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो रूल्स भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाए हैं, बाई मेजॉरिटी व्यू आया है। तो क्या रूल्स सुप्रीम कोर्ट में जजेस चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी एक सवाल है। ये भी एक अहम सवाल है। दूसरा ये कि वो मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे अप्रूव किए गए हैं, और क्या किसी हाई कोर्ट के रूल्स चलें, कोई एक साइल तो चैलेंज करे, एक लॉ ऑफिसर तो चैलेंज करे, क्या उस अदालत के जज भी चैलेंज कर सकते हैं जो खुद साइल बन सकते हैं, जो वहाँ मुखालफत करें और फिर बाद में कोर्ट में मुकदमाबाजी में आ जाए? ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, तीसरी जो इसमें प्रेयर की गई है, declare that the Chief Justice of High Court cannot exclude
cannot exclude available judges from the roster at will and use the power to issue roster to all judges from the performing judicial function. यानी सवाल वहीं पे पेंडिंग ये भी वहीं पे पेंडिंग है. कैसे पेंडिंग है, थोड़ा सा एक्सप्लेन ये भी यही है बेसिकली कि मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो पावर है असल में उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं. हाँ. कि चीफ जस्टिस जो है वो इस तरह से रोस्टर तब्दील नहीं कर सकते. अच्छा, अब अगली प्रेयर पढ़ लेते हैं जी. अगली प्रेयर चौथी पे जाते हैं. डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, ट्रांसफर ऑफ केसेस एंड इश्यूज ऑफ रोस्टर कैन ओनली बी डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स अडॉप्टेड बाय द entirely of the high courts under article 202 and read with the 192(1) of the constitution. तो ये तो रूल्स तो उसी के तहत ही बने. रूल्स उसी के तहत बने, लेकिन शायद ये जज साहबान कह रहे हैं कि वो पुराने वाले रूल्स होने चाहिए. ये रूल्स जो है वो नए बन गए हैं और इस रूल्स की हमने मुखालफत की थी, शायद ये इसकी कंट्रोवर्सी होगी. आगे आते हैं जी. डिक्लेयर द डॉक्ट्राइन ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर. अब ये मास्टर ऑफ रोस्टर की जो डॉक्ट्राइन है ये किन्होंने दी थी? ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दी थी. मुनीब अख्तर साहब ने दी थी. बंदयाल साहब का ज़माना था. हाँ, आप उसको अपनी तरफ ले जी, जाइए. उमर अता बंदयाल साहब का ज़माना था. तो उस वक्त उन्होंने डिक्लेयर किया जी कि मास्टर ऑफ द रोस्टर हम ही हैं. हम हैं. तो हालांकि तो फिर वो राजा आमिर अब्बास वाला केस आया था जिसमें वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को चैलेंज किया गया और पहली समात पे उसको सस्पेंड कर दिया गया. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो नहीं होता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठ के जो है वो बेंचेस बनाएंगे. तो यहाँ पर भी ये जो जजेस कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग with respect of the constitution of benches and transfer of cases or issuance of roster cannot be solely rest in the hand of the chief justice. यानी वहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस का अख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो रूल्स अभी बने हैं. और फिर वही मसला मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला. जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने कहा कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ही हैं. हाँ. जस्टिस सरदार इजाद इसाक साहब ने फैसले में कहा कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस नहीं है. हाँ. तो ये सवाल भी उस बड़े बेंच के सामने पेंडिंग पड़ा है. तो ये वो केस पेंडिंग पड़ा है तो बहुत सारी प्रेयर्स तो फिर जानते हुए बात साहब ऐसी आ रही हैं, मेरे ख्याल में एजुकेटिंग नहीं हो सकती. गैर मौसर हो गया काम. आगे चलते हैं. डिक्लेयर द फॉर्मेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमेटीज़ बनाई गई हैं थ्रू नोटिफिकेशन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, यानी 3/2/2025 और 15/7/2025 एंड द all the action taken by them suffer from the malafide in law and are illegal. वो जो कमेटियाँ बनाई गई थी इंतज़ामी साइड पे सरफराज डोगर साहब की, उन कमेटियों के ये खिलाफ आए हैं. आ सकते हैं जजेस साइल बन के कमेटियों के खिलाफ, चीफ जस्टिस के ऑर्डर के खिलाफ. आपको याद है ये जो जजेस ट्रांसफ़र वाला केस था, सरफराज डोगर साहब की ट्रांसफ़र को जो चैलेंज किया था, उसमें ये पॉइंट लिया था. ये बाकायदा आर्ग्यू हुआ. बताएं. यही था कि जो कमेटियों से भी हमें निकाल दिया गया है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कोई व्यू नहीं दिया. गो के डिटेल रीजनिंग अभी आना बाकी है. तो ये इस एक पोर्शन इसका सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब के केस में डिस्कस हो चुका है. अच्छा, आगे कहते हैं 8वीं जो प्रेयर है. जी. डिक्लेयर दैट द अडॉप्शन एंड अप्रूवल ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल 2025 बाय द इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी. इलीगली कैसे होगी? इसलिए इलीगल है कि वो मेजॉरिटी में नहीं थे ना यार. अच्छा, मेजॉरिटी में. अगर वो मेजॉरिटी में होते, अगर वो तो फिर वो कानून के मुताबिक होते ना. वो ये कह रहे हैं कि रूल्स वो हैं जो हम अप्रूव करें, जो मिनॉरिटी अप्रूव करे. हाँ, जो हम अप्रूव करें. तो मिनॉरिटी वाले इलीगल होते हैं, मेजॉरिटी वाले तो नहीं होते. पहले वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, वो क्योंकि हम 5 थे और उधर मेजॉरिटी थी, मतलब हम 5 जो कहते हैं वही अक्सरियत है. वही अक्सरियत, उसी को माना जाए. चलें जी, आगे चलते हैं जी. उसको कहते हैं जी, ये फारिग कर दें. और आगे कहते हैं डिक्लेयर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू प्रोवाइड इफेक्टिव सुपरविजन एंड ओवरसाइट ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर जो है वो अपना जो है वो ओवरसाइट मुकम्मल मांग रहे हैं. वो तो उनकी ऑलरेडी होगी मेरे ख्याल से. मैं आपको इसके ऊपर एक बात बताऊं. हाँ. नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में जब भी सुप्रीम कोर्ट का फोरम जब इंतज़ामी साइड के ऊपर कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करता है, तो जब लोअर जुडिशरी का सवाल लाता है, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये हाई कोर्ट्स की डोमेन है. हाँ. हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. इसकी एक और तरीके से मिसाल यूँ दी जा सकती है कि लोअर जुडिशरी के जजेस का कंडक्ट बनाने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए ये हुआ कि लेने आप टाइम लेने, कोई नहीं. खैर है, हमारे देखने वाले इंतज़ार कर लेंगे, देख लें किसकी कॉल है. अटेंड करने वाली है, ठीक, नहीं तो मैं खुद शुरू कर लेता हूँ. नहीं, खैर आपसे बट साहब टाइम ही ज़ाया करना है. बाद में कॉल कर दूँगा. अच्छा जी. उसमें हुआ ये था कि जब मैं बात भूल गया हूँ, मुझे थोड़ा सा क्या थी, मैं भी भूल गया. आगे आ जाते हैं जो आखिरी इनकी 11वीं प्रेयर है. वैसे एक आइनी दरख्वास्त में इतनी ज़्यादा प्रेयर्स होती हैं नहीं? अदालत तो कहती है एक प्रेयर बता दें जो आपकी मेन प्रेयर है जी, या 2 प्रेयर्स होती हैं.
ये तो पूरी एक दर्जन भर प्रेयर इसमें की गई हैं कि हमें ये सब कुछ उठा के आप हमें दे दें और हम हाई कोर्ट में जाके बैठ जाएं। आखिरी प्रेयर नहीं, वो मुझे बात याद आ गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब लोअर जुडिशरी में मातहत अदलिया में जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट का मामला था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग के फोरम से हाई कोर्ट्स के जजेस को कहा कि इनका कोड ऑफ कंडक्ट आपने बनाना है, क्योंकि लोअर जुडिशरी मातहत होती है हाई कोर्ट्स के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस का मसला था और हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की जिम्मेदारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को दी। तो यहाँ से भी मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि जो लोअर जुडिशरी है वो मतहत इस हाई कोर्ट के है। अगर इस्लामाबाद की मतहत अदलिया है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मतहत होगी। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त अगर उसमें इंटरवीन करेगी तो फिर एक आइनी अदालत के अमूर में मुदाखलत समझा जाएगा। आखिरी 11वें नंबर पे प्रेयर ये है कि डिक्लेयर दैट अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन ओनली बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम द वर्किंग from performing its judicial duties under Article 209 of the Constitution and writ of the quo warranto seeking the removal of the judge from the office is not maintainable in terms of Article 209 with blah blah blah। अब ये जो पिटिशन है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की, अच्छा कि ये मेन प्रेयर होनी चाहिए, ये सबसे आखिर में रखी गई है। बस वो शायद पता, लेकिन अच्छा इस हद तक मेरा व्यू है, पता नहीं शायद आपका मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरे ख्याल में जुडिशल वर्क से 199 में और वो पटिशन जिस पे अभी रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार हैं, भाई मेंटेनेबिलिटी का मामला अभी डिसाइड होना है। शायद ये फैसला इस हद तक, इस प्रेयर की हद तक मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रॉन्ग केस हमें मालूम होता है, लेकिन ये सबसे आखिर में रखी गई, ये बात मुझे अजीब लगी है। बिल्कुल अजीब लगी। और उसमें आप एक और चीज़ भी देखें कि जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जज साहब को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता, और जो जज साहब का जुडिशल वर्क होता है वो डोमेन होता है आर्टिकल 209 का, तो फिर बात यह है कि ये जो कमेटी हरासमेंट की वहाँ पे बनी थी वो भी ख़त्म हो गया फिर। वो समन साहबा खुद यहाँ पे पटिशनर हैं जी, तो फिर वो कैसे बन गई थी? वो भी काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। इस पे बताएं ना फिर ये क्या हो रहा है। ये तो मतलब आप जो वहाँ पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे पिटिशन फाइल कर रहे हैं, उसमें एक मतलब कंट्राडिक्शन है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। और दूसरी बात, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत ही ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ जो आपने कमेटी बना के जो कुछ किया, फिर उसकी भी कोई हैसियत नहीं। यही मैं बात कर रहा था ना, फिर उसकी क्या हैसियत थी? अब मुझे ये बताएं कि ये जो पिटिशन अपने जानजेब अब्बासी साहब फाइल हुई है, मैं फारिग भी हो गया ना, मोबाइल भी पकड़ना था। ये जो पिटिशन फाइल हुई है, ये पिटिशन फाइल होने से पहले यहाँ पे कुछ रौनकें लगना शुरू हो गई, और जैसे जज साहबान पहुँचे तो हमारे रिपोर्टर साथी भी आ गए। रिपोर्टर तो लें हाई कोर्ट के कवर करते ही हैं, वो हम तो ऊपर ही बैठे थे, अचानक से किसी ने आके बताया कि वो नीचे जज साहबान पहुँच गए, तो हम भी नीचे आ गए। लेकिन पूरा मजमा यूट्यूबर्स का लगा हुआ था। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ क्या हुआ? देखें, सहाफ़ी यूट्यूबर्स को खबर तो इनसाइड मिल जाती है, मेरे ख्याल में इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको बताता हूँ सारी बात। मैं प्रेस रूम में बैठा हुआ, तो हमारे एक दोस्त हैं इब्रार स्टोरी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार कल जो कहा था जी कि हम दोबारा आएंगे, तो अलीमा साहिबा आ रही हैं। मैंने कहा नहीं यार, उनका क्या काम है आज? कहते हैं यार बड़ी रश है बाहर। मैंने कहा कौन सी रश है? उसने कहा बाहर बड़े साफ़ी आए हुए हैं, कुछ हाई कोर्ट्स के, कुछ ये। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो अलीमा का मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आ भी रही हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो थोड़ी देर बाद तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे तो पता लगा जी कि 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। लेकिन जानजे साहब कंटिन्यू करें आप। किसी जज ने मीडिया को यहाँ पे, हालांकि फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं, किसी जज ने किसी मीडिया वाले को नहीं रोका कि आप हमारी फ़ोटो ना बनाएं, हम अपना केस अदालत में लड़ना चाहते हैं, मीडिया पे नहीं लड़ना चाहते। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो केस है जजेस का, ये अदालत से ज़्यादा मीडिया पे लड़ा जाएगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इस इवेंट से मुझे बिल्कुल 100% यही मिला, तासुर मिला है कि ये और जजेस का आना भी उधर से साइलिन वाले गेट से, उससे आना, फिर उसके बाद जाना, फिर यहाँ पे बैठना, फिर एक एक जज का जो है वो जो बायोमेट्रिक है ना जी, शायद यहाँ पे बैठना, फिर साइन करना, वो पूरा प्रोसेस तकरीबन आधा पौना घंटा यहाँ पे सारी फिल्मिंग होती रही, सब फिल्मिंग हुई। तो जजेस को भी मेरे ख्याल में एक बात तो रियलाइज़ उनको है कि यूट्यूब पे तो खबरें शबरें चल जाएंगी। और दूसरी बात जो मैंने एक चीज़ फील की है इमरान वसीम, कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो पिटीशन पे समाअत हुई जस्टिस डोगर साहब के बेंच में, मैं उस वक्त बेंच में मौजूद था, वकला की भरमार थी। इस्लामाबाद बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इवन एज आ ऑब्जर्वर, बाद में उन्होंने खुद कहा, इस्लामाबाद बार ने कहा जी कि हम तो एज आ ऑब्जर्वर आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लेकिन
कोर्ट रूम नंबर 1 बहुत बड़ा है, जैसे हमारा बेंच 1 है, इससे बड़ा है? इससे भी बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। खचा खच वकला से भरा हुआ। आज वकील कोई नहीं आया, ये मुझे वैसे बात। अच्छा, यूट्यूबर्स तो आए, वकील को नहीं, वकील थोड़े से थे, लेकिन वो भी वकील मेरे ख्याल से वो थे देखें- जो जजेस के साबका चैम्बर के साथ उनके साथ अटैच रहे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हम इसको कुछ देर के लिए ये कहेंगे कि ये कोई वकला तहरीर टाइप की मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हो, काजी फारिसा साहब का मामला हो, इन तमाम इवेंट्स में वकला जो है वो जजिस के साथ खड़े थे। मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ वकील खड़े नहीं हुए। मतलब ये मैं ये मिसाल नहीं दे रहा इजाज़ुल एहसन के साथ भी खड़े नहीं कि हुए। ये 5 जजेस और मुज़ाहिर नकवी खुदा ना करता, मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम यहाँ से साबित हुए हैं। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि वहाँ मतलब पे कंपैरिजन नहीं है, उनका केस और हाँ, नेचर का मैं- था, हाँ, करप्शन के वो चार्जेस अलग- वो थे, अलग यहाँ पे मामला वो चीज़ नहीं है। ये अलग है। इजाज़ुल एहसन साहब की आपने मिसाल दी। हाँ, फिर पनामा में वो एक- चीफ जस्टिस बनने वाले थे, चुप जी, करके जी, रिजाइन जी, करके जी, चले और गए। कोई ना बोला ना कुछ, और जैसे मंसूर अली शाह साहब को तनियोर लंबा मिल गया जनाब। तो ये भी बहरहाल एक सवाल तो उठ रहा है कि ये अब इस पे बेंच कैसे तश्कील पाएगा वो बताएं ना, क्योंकि ये दरख्वास्तें कहा गया है 2 दायर हुई हैं। एक आर्टिकल 185(3) की दायर की गई है, एक आर्टिकल 84(3) की दायर की गई है, और 5 जो जजेस ने अलग-अलग दायर की अलग-अलग हैं। तो क्या ये मंसूरी शाह साहब की अपने याहिया अफरीदी साहब की कमेटी में जाएगा या अमीनुद्दीन खान साहब की कमेटी में जाएगा? बेंच की तश्कील कैसे होगी? देखिए पहली स्टेज के ऊपर तो ये देखा जाएगा कि ये मल्टीपल प्रेयर्स और वो केसेस जो ऑलरेडी पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में, उस इश्यूज़ क्या वो इस पटिशन में टेकअप किए जा सकते हैं या नहीं किया जा सकते, एतराज़ात लगते हैं या पटिशन एक्सेप्ट होती है, ये एक मरहला पहले तय करना होगा। जब ये रुकावट अबूर हो जाएगी फिर उसके बाद ये जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी जजिस आइनी कमेटी है, वो फिर जायज़ा लेगी और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि ये मामला जाना तो अल्टीमेटली आइनी बेंच के सामने ही है, क्योंकि 184(3) में ये पटिशन चाहे वो फाइल आइनी दरख्वास्त है, चाहे वो अपील है फैसले के खिलाफ, जी, दोनों आइनी जी, बेंच के बिल्कुल, पास जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। आइनी तो ये- जजेस कमेटी के जी, पास जी, जाएंगे। जी। बेंच आपको कौन सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे तो जो मेरा अंदाज़ा है कि इसमें सीनियर जजेस ही शामिल होंगे। इमरान नसीब साहब, आजकल ख़तों का दौर है, हाँ कहीं ऐसा ना हो एक 4 जजों का एक ख़त और आ जाए फिर हाँ, इधर भी तो 4 ही कि है, जी फुल कोर्ट बनाओ जी। फुल कोर्ट बनाए। और अब ये भी मसला है कि पुराने वाला फुल कोर्ट या नए वाला फुल कोर्ट। चलें, वो तो एक सनसनी होगी ना, आइनी तौर पे तो बनाना तो आइनी बेंच नहीं है ना, उसमें नहीं, 15 लेकिन- जज हैं। लेकिन खत तो वैसे मैंने कहा वो सनसनी होगी जी ना, वो जी तो जी सिर्फ। जी। तो अब वो खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अतर मिनला, मैं आइडिया नहीं दे रहा, मतलब मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हो सकता है खत सामने आए कि बहुत इंपॉर्टेंट पटिशन है, फुल कोर्ट बना दो जी। तो वैसे नाज़रीन अभी जो बता रहे हैं जांज़ेब अब्बासी साहब वो यही है कि अब इसके ऊपर से ज़ाहिर सी बात है कि आइनी बेंच में 15 जजेस हैं, ऐसे है ना, 15 जजेस हैं। नामजद जजेस 15 हैं। तो इसमें जो आइनी दरख्वास्त है उस पर तो अपील का भी राइट है प्रैक्टिस एंड पुशर कानून के जी तहत, बिल्कुल सही। कि जो आइनी बेंच फैसला देगा उस पर बड़ा बेंच बन के, अगर इंट्रा कोर्ट अपील आती है तो बड़ा बेंच बनेगा, वो उस इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। तो इस पे एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5 या 7 रुकनी बेंच बनेगा, ताकि पीछे जितने रुकनी बेंच बने उससे ज़्यादा जजेस मौजूद हों। और ये भी देखने वाली बात होगी कि वो 5 जजेस जिन्होंने सरफराज डोगर साहब के खिलाफ पटिशन, इन 5 जजेस की, ये भी पटिशनर थे ना, सुने, क्या वो जजेस बैठेंगे? नहीं, उन पे क्या बार हो सकता है? नहीं, बात तो नहीं है, लेकिन मसला एक ये बहरहाल ज़रूर है कि पहले वो एज अ पटिशनर जो है वो इन 5 जजेस को सुन तो चुके हैं ना। इन जजेस का तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता इनका कोई एतराज़ मेरे ख्याल में नहीं क्योंकि पहले भी उन्होंने सुनी, अब भी वही सुनेंगे। तो कम और अज़ कम पटिशन उन्होंने डिसमिस भी नहीं की, डिस्पोज ऑफ की। जी, तो मिनिमम बेंच जो है वो तो 5 रुकनी होगा। हाँ, और फिर उस पर क्योंकि ICA भी आनी है तो फिर उससे बड़ा बेंच 7 रुकनी 8 रुकनी इस तरह से होगा। 9 रुकनी बन सकता है। तो ये नाजरीन, ये जो आम साइलिन का जो गेट है वहाँ से जज साहबान आए और नीचे यहाँ पे आके बैठे, अपनी उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे अपनी पटिशन फाइल की, मजमा लगा रहा मीडिया का, फिल्मिंग होती रही, तस्वीरें बनती रहीं, और उसके बाद जब जज साहबान ने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराई तो फिर यहीं से नीचे से निकलते हुए जज साहबान जो है यहाँ से निकल जाकर जो है बाहर अपनी गाड़ियों को बैठ कर जो है या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर अपनी रहाइश गाहों पे, या फिर अगर कोई जॉइंट मीटिंग करनी होगी तो किसी एक वेन्यू जिसके ऊपर डिसाइड होगा वहाँ पे जाके बैठे होंगे कि अब इस पर क्या करना है। पटिशन तो हमने फाइल कर दी है, ऐसे ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। नाज़रीन, जो पटिशन है ना, प्रेयर्स हमने आपको बता दी हैं, पटिशन के कंटेंट्स क्या हैं वो अभी हमने पढ़ने हैं। तो पटिशन के जो मंदरजात हैं वो अगले व्लॉग में जांज़ेब अब्बासी साहब भी और मैं भी अपने अलग अलग वीडियो में आपके साथ उनकी डिटेल शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।